हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं बिजनेस लॉ के सीरीज में ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद मैं लॉ ऑफ कंसिडरेशन पढ़ाने वाला हूं। आज हम कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ करके जो भी केस लॉ वगैरह है उनको पढ़ करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि कंसिडरेशन क्या होता है। अभी पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, फिर पीपीटी से अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब आज हम पढ़ेंगे। देखिए यहां समझते हैं। आज हम बात करेंगे कंसिडरेशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन क्या होता है यह बात हमें समझना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब होता है ऐसे जनरल भाषा में समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। अब इसको आप समझिए हमारे एग्जाम्पल से, मतलब कुछ ऐसा जो एग्रीमेंट में हमको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लेके समझें। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए है और ये बी से कहता है कि क्या आप हमारी कार को परचेज करेंगे। मिस्टर ए बी से कहते हैं क्या आप हमारी कार को परचेज करेंगे। तो ए बी कहता है हाँ ठीक है, कितने का बेचोगे। ए कहते हैं हम रुपया 1,00,000 में आपको अपनी कार बेचने को तैयार हैं। बी कार को चला लेता है, देख लेता है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, वो हाँ कर देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है। और उसके एक्सेप्टेंस देने के बाद ही वो क्या बन जाता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है। ये बात तो आपको पता चल गई। अब कल को जब कार खरीदने बी जाएगा तो बी ए को क्या देगा, 1,00,000 रुपया देगा और ए बी को क्या देंगे, कार देंगे। तो यही दोनों का कंसिडरेशन हो गया। मतलब यहां पर बी को जो है कार मिलेगा, ए को पैसा मिलेगा। तो यही तो कंसिडरेशन हुआ। तो अब फिर से इसको और समझिए, थोड़ा डीप में समझिए, तभी डेफिनेशन समझ में आएगी। समझ में आई बात? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गेट बंद कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आता है आगे के पॉइंट में। चलिए, कंसिडरेशन जो होता है बच्चों, ये किसी काम को करने को लेके भी हो सकता है या काम को ना करने को लेके भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं दो बातें बता रहा हूं, अभी ये डेफिनेशन में बड़ा काम करेगा, क्योंकि कंसिडरेशन का डेफिनेशन बच्चे कहते हैं सर बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, वो समझने की बात होती है। आइए देखते हैं, कंसिडरेशन जो है दो तरीके से हो सकता है। किसी काम को करने का भी हो सकता है या किसी काम को ना करने का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए कहते हैं बी से आप हमारी मकान को रिपेयर कर दीजिए। बी कहते हैं ठीक है, हम 50,000 रुपए आपसे लेंगे। तो यहां पर किसी काम को करने के बदले मिस्टर बी को 50,000 रुपया ए दे रहा है। ठीक है, तो किसी काम को करने का लेकर के हो गया। अब यही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए बी से कहते हैं, मिस्टर ए बी से कहते हैं कि आप जो है मिस्टर सी के ऊपर आप केस मत करिए। आप मिस्टर सी के ऊपर केस मत करिए। मान लीजिए सी ने इसको मार दिया था और बी केस करने जा रहा था। मिस्टर ए कहते हैं ठीक है, आप सी के ऊपर केस मत करिए, वो हमारा दोस्त है, हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो यहां पर किसी काम को ना करने का भी कंसिडरेशन हुआ। तो कंसिडरेशन किसी काम को करने, किसी काम को ना करने के लिए भी हो सकता है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? चलिए, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टीज को एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसे कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। बिना कंसिडरेशन के बच्चा एग्रीमेंट वॉइड होता है। वॉइड मतलब बेकार होता है, कोर्ट की नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोर्ट द्वारा ये एनफोर्सिएबल नहीं रहेगा, परिवर्तनीय नहीं रहेगा, लागू नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम कंसिडरेशन टॉपिक को अब पढ़ेंगे अपने पीपीटी से। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको पढ़ते रहिए, हम सीरीज बना रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। आज कोशिश रहेगी कि दो टॉपिक के सीरीज बनाए जाए। ठीक है, तो कंसिडरेशन और कोशिश रहेगी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी बना दिया जाए। ठीक, चलिए। अरे ये रेड, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया लगता है। चलिए,
आइए देखते हैं इसको क्या है ये। दिखा आपको यहां पर एक चार्ट में दिख गया होगा, ये कंसिडरेशन चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर की एलिमेंट्स हैं जो हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर पढ़ा, नहीं बेटा, ये टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। देखते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। आइए, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, सेक्शन 2D किसका सेक्शन 2D? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। मैं एक बार पेन को सिलेक्ट कर लूं, समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, कहां गया पेन? एक मिनट, थोड़ा सा क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, सेक्शन 2D किसका होता बच्चा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सेक्शन बनाया गया, उसका सेक्शन 2D कंसिडरेशन के बारे में बताता है। कंसिडरेशन इज डिफाइंड, कंसिडरेशन को क्या बताया गया? कंसिडरेशन इज डिफाइंड एज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और प्रोमिसी or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such an act or abstinence or promises is called a consideration for the promise। क्या मतलब है? सर तो बड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D के हिसाब से कंसिडरेशन को हम इस तरीके से बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी इच्छा पर, किसी की इच्छा, चाहे प्रोमिसर की इच्छा हो चाहे प्रोमिसी की इच्छा हो, प्रोमिसर कौन? जो ऑफर देता है, प्रोमिसी कौन? जिसको ऑफर दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य करता है, कोई वर्क करता है या कोई वर्क नहीं करता। अभी मैंने बताया था ना कि कंसिडरेशन किसी काम को लेकर भी हो सकता है, किसी काम को लेकर नहीं भी हो सकता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रॉमिस देता है और उस प्रॉमिस के बदले कोई काम करता है या काम नहीं करता है, तो इसके बदले जो आपस में कोई चीज एक दूसरे को मिलती है, वही कंसिडरेशन होता है। तो सिंपल शब्दों में कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को जो चीज मिल रही है एग्रीमेंट में, समथिंग इन रिटर्न, किसी काम को करने को लेकर के या किसी काम को ना करने को लेकर के, यही कंसिडरेशन होता है। या फिर मैंने आपसे कहा कि ये काम आप कर दीजिए, इसके बदले मैं आपको ये पैसा दूंगा, ये कंसिडरेशन हुआ। ये मैंने कहा ये काम आप मत करिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये भी कंसिडरेशन होता। तो कंसिडरेशन किसी प्रॉमिस को लेकर के होता है। अब वो प्रॉमिस किसी काम को करने या किसी काम को ना करने को लेके हो सकती है। तो कंसिडरेशन दोनों फॉर्म में हो सकता है। क्लियर हुआ बच्चा? तो कंसिडरेशन का मतलब आप समझ गए कि किसी काम को करने या किसी काम को ना करने। एब्स्टेन मतलब होता है किसी काम को ना करने या उससे दूर रहने। तो काम, किसी काम को करने या ना करने को लेकर के जो आपस में लोग प्रॉमिस करते हैं, उसके बदले जो एक दूसरी पार्टी को कुछ मिलता है, वही कंसिडरेशन होता है। ठीक, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा आप नोट कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखते हैं यहां पर। व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट promises to do something, he must get something in return. This something is defined as consideration। कह रहा है जब एग्रीमेंट की जो पार्टीज होती हैं, जब एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं किसी काम को करने को लेकर के, तो उन्हें कुछ ना कुछ आपस में बदले में मिलता है, वही कंसिडरेशन होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमने कार बेचने का ऑफर आपको दिया, तो हमने आपसे एग्रीमेंट कर लिया, अब बदले में हमको पैसा मिलेगा, आपको कार मिलेगा, यही तो कंसिडरेशन है। तो वही कह रहा है कि एग्रीमेंट की जो पार्टीज होती हैं आपस में कुछ प्रॉमिसेस करती हैं किसी काम को करने को लेकर के या ना करने को लेकर भी हो सकता है, तो वही कंसिडरेशन होता है जो आपस में एक दूसरे को कुछ मिलता है। ठीक है, ये देखो, ये दो हमने इमेज बनाए हैं, यहां एग्रीमेंट हो रहा है, इनको आपस में कुछ रिटर्न प्राप्त होगा, यही कंसिडरेशन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आता है लीगल रूल्स, जो एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लें तो ज्यादा अच्छा है, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। अच्छा, इसको देखते हैं, ये छोटा। हाँ, आइए लीगल रूल्स देखते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, आइए लीगल रूल्स चेक करते हैं। लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
कंसिडरेशन को लेकर के क्या लीगल रूल बनाए गए हैं कि कब कंसिडरेशन सही होगा, कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए, क्या नियम है, ये तमाम चीजों को हम चर्चा में आज लेंगे और डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या कह रहा बच्चा? इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोमिसर कौन है? जो ऑफर दे रहा है, जो ऑफरर है। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, तो ये जो कंसिडरेशन मिस्टर ए के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बी के अकॉर्डिंग नहीं। इसको समझने का प्रयास आप केस लॉ से करिए या एग्जाम्पल से करिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप मेरी कार को खरीद लीजिए 50,000 रुपए में, तो वो जो कंसिडरेशन है वो मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपए, क्योंकि मेरी कार है। अब आप अपने मन से उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे कि चलो मैं इसको इनको इतना दे दूं। एक बार आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आप मेरे हिसाब से मुझे 50,000 रुपया दे देंगे। लेकिन इसमें केस लॉ हुआ था, उसको समझते हैं कि उस केस लॉ में क्या बातें हुई थी, कि क्यों कहा गया कि कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर पे कंसिडरेशन मूव करना चाहिए, ना कि प्रोमिसी के डिजायर पे। ठीक है, इसको समझते हैं। इसके लिए हमें खाली पेज चाहिए। आइए, इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यहां पर कुछ पेज खाली था, यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पेज का बेटा फॉन्ट ओपन हो जाए बस, ठीक है। चलिए देखिए, एक आदमी है मिस्टर ए और एक आदमी है मिस्टर बी। मैं मानता हूं ए जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ए जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब होता है डीसी, मतलब जो डीएम होते हैं शहर के, आईएएस रैंक जो होती है वो डी मान लेते हैं ये है। ठीक है, अब इसने बी को कहा, बी कौन है? बी एक व्यक्ति है और इसने बी से रिक्वेस्ट किया, डीएम ने बी से रिक्वेस्ट किया, डीएम ने बी से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे रिक्वेस्ट पर एक बाजार बनाइए, मार्केट का निर्माण करिए। आप एक मार्केट का निर्माण करिए, मार्केट को बनाइए। ए ने बी से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे रिक्वेस्ट पे एक बाजार बनाइए। बी मान जाता है और बी जो है ये घटना बच्चों इटावा की है। कहां की है? इटावा की। रियल घटना अभी मैं ए बी लेके बता रहा हूं, फिर नाम बताऊंगा। बी जो है अपने खर्चे से, अपने खुद के घर के खर्चे से बाजार बनाता है, दो बाजार बनाता है, जिसका नाम है होमगंज रामगंज। आपको इतना ध्यान नहीं देना, मैंने पढ़ाई की है, इसको पता है, लेकिन आप याद रखिए होमगंज रामगंज नाम होता है। तो बी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे, डीएम के कहने पे बाजार बनाता है, दो बाजार बनाता है। बाजार बनाने के बाद मतलब फसलों की वहां पर खरीद फरोख्त होती थी, वहां पर सब्जियां वगैरह यही सब बेची खरीदी जाती थी। मंडी बनाता, कुल मिला के सब्जी मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी बनाता ही है। तो वहां पर जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो जो दुकानदार होते हैं, अब वो इसके द्वारा जो बाजार बनाया गया है इसमें रूम लेने आते हैं, क्योंकि भाई इनको कलेक्टर ने कहा था कि आप प्रॉपर बाजार बनाइए, इसी के अंदर ये लोग अपना जो है मतलब व्यापार करेंगे। अब ये लोग जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, ये यहाँ पे आके रूम लेते हैं, यहाँ पे आके रूम ले लेते हैं, या अपना कह सकते हो कि वहां पर जगह ले लेते हैं और ये बी से कांटेक्ट करते हैं, बी से कांटेक्ट करते हैं, बी से कहते हैं कि ठीक है आप हमको रूम दे दीजिए, क्योंकि बाजार किसने बनाया था? बी ने बनाया था कलेक्टर कहने पर। तो बी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे जगह। तो ये लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है आप हमें जगह दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने एक बात और भी कही बी से। किससे कही? बी से, कि जो हमारी सेल होगी उसका 6% हम आपको और कमीशन भी देंगे, हमें आप जगह दे दीजिए। तो ये सारे लोग आपस में ये बात तय कर लेते हैं, किसके साथ? बी के साथ। फिर से समझो, एक कलेक्टर होता है, बी को आदेश देता है आप बाजार बनाइए, बी मान जाता है, बी बाजार का निर्माण करता है और बाजार के पास जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार, वो कब्जा लेने आते हैं, मतलब पोजीशन लेने आते हैं कि हमको भी जगह चाहिए। और बी कहता है ठीक हम जगह देंगे, और बी कहता है कि और भी हमें कुछ मिले। कहते हैं ठीक है हम आपको जितना सेल होगा उसका 6% हर महीना आपको देते रहेंगे। बी मान जाता ठीक है, बाजार में 6% मतलब यही बात ही तय होती है, हम आपको जगह दे रहे हैं आप कब्जा लीजिए, लेकिन 6% हमको आप कमीशन दीजिए। ठीक है, तो 6% ये लोग तय कर लेते हैं, ठीक है जो फसल बिकेगी, जो सेल होगा उसका 6% आपको हम बाजार में जगह लेने के बदले आपको देंगे। बी कहता ठीक है।
बी लेकिन यह भी कहता है कि हमको इस जगह का मुखिया बनना है। बी अपने आप को बाजार का मुखिया डिक्लेयर करा लेता है, क्योंकि बाजार इसने बनाया था, इसको लगता है हम मुखिया है। बाद में हालांकि वहां के जो लोकल अथॉरिटीज होती, नगर निगम ने कैंसिल कर दिया कि ये मुखिया नहीं है, ठीक है। तो अब सुनो कहानी क्या होती। ए के रिक्वेस्ट पर बी जो है जगह बनाता है, और बी के जगह बनाने पर ये लोग कब्जा लेने आते हैं उस बाजार में और कहते हैं कि ठीक है हम आपको 6% कमीशन देंगे अपनी सेल का, हमको आप जगह दे दीजिए। तो ये एक ओरल एग्रीमेंट होता है। ए मतलब इन लोगों के बीच में, दुकानदारों के बीच में बी के साथ एक ओरल एग्रीमेंट होता, मौखिक एग्रीमेंट हो जाता। जैसे आदमी बातचीत कर लेता है तो ये मान जाता है, ठीक है। कुछ दिन बाद इन दुकानदारों में से एक दुकानदार ने पैसा देना बंद कर दिया। अब सुनो, बी इनको कब्जा देने के मतलब पोजीशन देने के बदले 6% कमीशन पे राजी हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद दुकानदारों ने जो है इसको, मतलब दुकानदार तो देते थे लेकिन ए ने मतलब एक दुकानदार ने इसको पैसा देना बंद कर दिया। 6% कमीशन जो बात हुई थी वो बंद कर दिया। फिर क्या होता है, बी पैसा मांगता लेकिन इनके बीच में विवाद बढ़ जाता, वो देता नहीं है। बी इसके ऊपर केस कर देता। अब इसका नाम होता है बलदेव। क्या नाम होता बच्चा? बलदेव। और इसका नाम होता है दुर्गा प्रसाद। इसका नाम क्या होता है? दुर्गा प्रसाद। तो केस लॉ का नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है। तो बलदेव जो है दुकान का पैसा 6% कमीशन देने से इसको मना कर देता है। ये कहता है कि ये गलत है, हम जो है मतलब अब पैसा नहीं देंगे हमारा। तो ये कहता है हमारा आपसे एग्रीमेंट हुआ। कहता है कहां एग्रीमेंट हुआ था? इसके साथ और भी दुकानदार तैयार हो जाते, हाँ मत दो भाई, क्योंकि भाई उन्हीं की ग्रुप का है तो कैसे सब इसके साथ आ जाते। तो इसने आ करके गुस्से में बलदेव के ऊपर केस कर दिया। अब जब बलदेव के ऊपर केस कर दिया तो कोर्ट में मामला जाता है, मामला कोर्ट में जाता है। तो जज साहब कहते हैं सारा मामला देखने के बाद कि यहां पर जो है आपने अपने हिसाब से कमीशन तय किया है, जबकि प्रॉमिसर आपको ऑफर किसने दिया था? डीएम साहब ने दिया था कि भाई आप क्या बनाइए, बाजार बनाइए। तो इस वजह से मिस्टर बी आपको ये लोग जो पैसा नहीं दे रहे वो जायज है। प्रॉमिसर अगर कहता ऑफर किसने दिया था आपको बाजार बनाने का? ए, तो मतलब डीएम जो है वहां के वो प्रॉमिसर हो गए, उनके हिसाब से ये पैसा चलना चाहिए, ना कि आपके हिसाब से। समझ में आई बात? तो कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर के हिसाब से मूव करेगा, जिसने ऑफर दिया था, आपके हिसाब से नहीं। समझ में आई? आप तो खर्चा किए हैं, ठीक है, आप अपना किराया भाड़ा फिक्स कर लीजिए, आप डीएम से पूछ करते, आप अपने मन से क्यों कर लिए? तो यही कहने का मतलब क्या है कि ए जो है, ए के हिसाब से कंसिडरेशन होना चाहिए था यहां पे, जो 6% कमीशन है, बी ने क्यों तय कर दिया? तो अदालत ने यहां पर सबको बरी कर दिया, सबको कहा ए के मतलब बी के द्वारा किया गया एग्रीमेंट बेकार है, अवैध है, मतलब बेकार है, वाइड है। इस वजह से बी को यहां पैसा नहीं मिलेगा। यहां पर पैसा ए के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, ना कि बी के अकॉर्डिंग। समझ में आया? फिर से समझो, एक शहर में डीएम होते हैं और वो मुझसे कहते हैं हिमांशु सर, इलाहाबाद शहर के डीएम है प्रयागराज के, मुझसे कहते हैं हिमांशु सर आप एक बाजार बना दीजिए, मंडी बना दीजिए, और मैं मंडी अपने पैसे से बना देता हूं, ठीक है, सरकारी जमीन में। और मैं जितने दुकानदार हैं वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझको जगह दे दीजिए। मैं कहता हूं ठीक है, मैं 6% कमीशन आपसे लूंगा। तो यहां पर ऑर्डर तो ऑफर तो डीएम का था, मेरा तो नहीं था, मैंने तो पैसा खर्च कर दिया। मुझे डीएम के हिसाब से बात करके तय करना चाहिए था, मैंने अपने मन से तय कर दिया। तो यहां पर कल को कोई विवाद होगा तो मैं पैसा नहीं पाऊंगा। डीएम साहब, कोर्ट कहेगी डीएम ने ऑफर दिया था तो डीएम के हिसाब से तय होगा कंसिडरेशन, हिमांशु सिंह के हिसाब से नहीं तय होगा। तो वही कह रहा कि कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर की तरफ से होना चाहिए, ना कि प्रॉमिसी की तरफ से। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? थैंक यू बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो दुर्गा प्रसाद बलदेव का केस समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? अब अगला केस आता है, इट में मूव बाय द प्रॉमिसी। कंसिडरेशन बेटा प्रॉमिसी की तरफ से भी हो सकता है। सर अभी तो ऊपर आपने बताया नहीं बेटा, वो उसका मतलब अलग है। कंसिडरेशन किसकी इच्छा पर होना चाहिए? प्रॉमिसर की इच्छा पर होना चाहिए। लेकिन कंसिडरेशन जो है प्रॉमिसी भी दे सकता है या कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप मोबाइल खरीद के ले गए, अब वो आपसे मेरा एग्रीमेंट हुआ लेकिन पैसा पापा दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, अकॉर्डिंग इच्छा तो मेरी है ना कि 10,000 रुपए आप मुझे मोबाइल कर दें, लेकिन वो पैसा आप ना दे करके आपके पापा दे दे तो गलत नहीं। पैसा कोई भी दे लेकिन वो दे मुझे, मेरे हिसाब से दे। तो पहला पॉइंट कहता है कि कंसिडरेशन प्रॉमिसर के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है, कोई और व्यक्ति भी दे सकता है उसकी तरफ से। ठीक है, आइए इसका केस लॉ देखते हैं।
इसमें चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस हुआ था। पॉइंट का नाम है इट मे मूव बाय द प्रॉमिसी। कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है या प्रॉमिसी की तरफ से कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। प्रॉमिसी कौन है? जिसको ऑफर दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कंसिडरेशन प्रॉमिसर के इच्छा पर होना चाहिए, अपने मर्जी से कोई नहीं करेगा। और इसमें कह रहा है कि कंसिडरेशन जो तय हो गया वो प्रॉमिसी भी दे सकता है या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको समझते हैं बच्चा क्या है टॉपिक। टॉपिक ये कहना चाहता है, मान लीजिए केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का, ठीक। चिन्नैया वर्सेस रमैया का। एक ओल्ड लेडी होती हैं, इनके दो बेटियां होती हैं, इनके दो डॉटर होती हैं। एक ओल्ड लेडी होती है, इनके दो डॉटर होती हैं। एक जो है रमैया होती है, दूसरी चिन्नैया होती है। मद्रास का केस है। अब रमैया जो है लेडी, ओल्ड लेडी होता नहीं, बच्चे अपने मतलब पापा मम्मी अपने बच्चों को, किसी बच्चे को ज्यादा मानता है, तो ओल्ड लेडी ने क्या किया, अपनी बड़ी बहन, अपनी बड़ी बेटी जो कि रमैया थी, इसको पूरी की पूरी जो जमीन थी, पूरी जो प्रॉपर्टी थी बेटा, पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी थी ट्रांसफर किया। लेकिन ट्रांसफर करने के पहले इसको एक बात बोला कि बच्चा, मतलब वो जब एक ट्रांसफर कर रही थी, ट्रांसफर को बेटा हिंदी में इकरारनामा कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्रॉपर्टी के, इसको ट्रांसफर करते टाइम इसने कहा बेटा ऐसा है, अपनी छोटी बहन को आप अपने तरफ से कुछ एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे, कुछ मनी देती रहना, क्योंकि मेरे ना रहने पर वो किसके सहारे रहेगी। मतलब ओल्ड लेडी अपनी बड़ी बेटी को पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए, प्यार रहा होगा अपनी बड़ी बेटी से, ये कहते हुए कि छोटी बेटी का क्या होगा, तुम मतलब अपनी छोटी बहन को कुछ पैसा हर महीने देती रहना ताकि उसका भी खर्चा चल सके। इतना कह के ओल्ड लेडी इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है, और ये पूरी बात लिख करके कि हाँ इतना पैसा आप देना, इसी शर्त में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूं, और ये चली जाती, मतलब खत्म हो जाती भाई कुछ दिन बाद। और अब बात आती है आर में, मतलब रमैया में, चिन्नैया में। तो रमैया कुछ दिन तक तो पैसा देती है अपनी बहन को, कुछ दिन तक छोटी बहन को पैसा देती है, बाद में पैसा देने से मना कर देती है, ये कहते हुए हम तुम्हें फालतू पैसा देते, तुम्हारी तरफ से तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब तुम्हारी तरफ से तो कोई कंसिडरेशन हमारी तरफ नहीं आ रहा, हम ही तुमको देते हैं। तो ये कहती है हमारी मम्मी ने सब दे दिया है, तुम हमको दो। वो कह के मरी थी, वो कहती है हम क्यों दें। तो चिन्नैया जो है, चिन्नैया अपनी बहन के ऊपर, रमैया के ऊपर केस कर देती है, मतलब छोटी बहन बड़ी बहन के ऊपर केस कर देती है। मामला अदालत में जाता है, अदालत पूछता है जी भाई रमैया आप पैसा क्यों नहीं दे रही हैं चिन्नैया को। तो रमैया कहती है कि इनकी तरफ से कोई कंसिडरेशन हुआ ही नहीं, तो हम क्यों दें। तो ये कहती है मम्मी ने सर ट्रांसफर करते टाइम विरासत जो है इनको बोला था। तो कोर्ट कहती है वो विरासत वाला कागज लेके आओ, रजिस्ट्रेशन वाला। जब कागज कोर्ट पढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है, कोर्ट जब कागज पढ़ती तो बताती है कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि बेटा रमैया मैं आपको प्रॉपर्टी इसी बिहाफ पर दे रही हूं, इसी शर्त पे दे रही हूं कि तुम कुछ पैसा अपनी छोटी बहन को देती रहना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कंसिडरेशन देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी मां ने, मतलब आपकी मां ने पहले से ही कंसिडरेशन की तरफ से दे दिया पूरी प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी इसी शर्त पे दी जा रही है कि तुम जो है अपनी छोटी बहन को कुछ पैसा देती रहना। तो वही कह रहा, यहां पर इसको कंसिडरेशन देने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, तुम इसे पैसा देती रहो, क्योंकि इसकी तरफ से मम्मी ने पूरी प्रॉपर्टी तुमको दे दी है। अब वहां कंसिडरेशन मम्मी ने पहले ही चुका दिया है, इसलिए कंसिडरेशन यहां पर चाहे सी चुकाए चाहे इसकी तरफ से कोई और चुकाए, मतलब मम्मी ने चुका दिया। तो यहां पर कंसिडरेशन वही कह रहा है, प्रॉमिसी भी दे सकता है, प्रॉमिसी की तरफ से कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। तो यहां पर प्रॉमिसी कौन है, सी भी दे सकती है, या सी की तरफ से उसकी मां भी कंसिडरेशन दे सकती है। तो सी की मां तो पहले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम बड़ी बहन को देके चली गई है। तो उस कोर्ट ने कहा यहां पर सी केस जीत जाती है
और आर केस हार जाती है, मतलब चिन्नैया केस जीत जाती है, रमैया केस हार जाती है। तो कोर्ट कहती है कि अब आपको अपनी बहन को कुछ पैसा हमेशा देते रहना है। अब आप कंसिडरेशन के नाम पर इनको मना नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था तो उसी समय उन्होंने कंसिडरेशन के बिहाफ पर पूरी प्रॉपर्टी तुमको दे दी, और ये कहते हुए कि अपनी बहन को कुछ पैसा देती रहना। तो यहां पर सी केस हार जाती, मतलब चिन्नैया केस हार जाती, रमैया केस, सॉरी चिन्नैया केस जीत जाती, रमैया केस हार जाती। बड़ा कंफ्यूजन रहता है नाम में ना, मद्रास का नाम है। तो समझ में आया चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस क्या है। तो इसमें यही बताया गया कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। अगला आता है इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो है पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 15 दिन पहले, 15 डेज पहले मैंने आपको पढ़ाया था, आज आप पैसा मुझे देने आए हैं, तो ये पास्ट का कंसिडरेशन हो गया। मैंने आज ही आपको पढ़ाया और आज ही आपने मुझे पेमेंट कर दी, मेरी फीस दे दी, ये बेटा पास्ट प्रेजेंट का हो गया। और आज मैं पढ़ा रहा हूं, फ्यूचर में आप 10 दिन बाद मुझे पैसा दोगे, ये फ्यूचर का कंसिडरेशन बन गया। तो कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब समझिए बच्चों, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान सुनो, यहां पढ़ लोगे पूरी किताब क्लियर हो जाएगी। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ए के पास एक मोबाइल है और रुपया 10,000 इसकी कीमत है, और मिस्टर ए बी को मोबाइल 1,000 में बेचना चाहते हैं। मिस्टर ए जो है मोबाइल रुपया 1,000 में बी को बेचना चाहते हैं, और इनके दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। तो यहां पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता तुम इतने में क्यों बेच रहे हो। तो कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कंसिडरेशन का होना जरूरी है। लॉ कहता है कंसिडरेशन पर्याप्त हो, मतलब 10,000 की मोबाइल है, 8,000 9,000 में बेचे तभी कंसिडरेशन माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी कंसिडरेशन होना चाहिए, बट कंसिडरेशन का होना जरूरी है, पर्याप्त होना, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक है। इट मस्ट बी रियल, मतलब कंसिडरेशन वास्तव में होना चाहिए, दिखावे का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब हमने आपसे एग्रीमेंट किया, हमने कहा कि जो है हम आपको ये मार्कर बेच रहे हैं 10 रुपए में, आप जो है मार्कर खरीदने को तैयार हो गए, तो यहां 10 रुपया वाकई में होना चाहिए, दिखावे में नहीं कि हाँ सर हम दे देंगे, ऐसा नहीं। लॉ की नजर में कंसिडरेशन होना चाहिए, तो कंसिडरेशन हमेशा रियल में होना चाहिए, वास्तव में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। फालतू नहीं कि हम लोग बात कर लिए, दिया किसी ने कुछ नहीं, कंसिडरेशन होगा तभी एग्रीमेंट माना जाएगा। अगला आता है इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी, मतलब और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो भी कंसिडरेशन होगा वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो राज्य के खिलाफ नहीं होना चाहिए, समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो कंसिडरेशन लॉ की नजर में अच्छा होना चाहिए, जायज होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम आपको ये मकान बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, आप सोचते हैं ठीक है हम चाहते कि 1 करोड़ में यह मकान बिकेगा, तो हम कल को कुछ अवैध कारोबार करेंगे, स्मगलिंग स्मगलिंग करेंगे, और आपका पर्पज है कि यह मकान लेकर के हम यहाँ कसिनो या यहाँ पर मसाज पार्लर इलीगल चलाएंगे। तो बेटा आपका और मेरा पर्पज इलीगल है, जो कि समाज और राज्य के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो कोई भी कंसिडरेशन ऐसा नहीं होगा हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट में, जैसे मैं रुपया लेके गलत काम करूंगा, आप मकान लेके गलत काम करोगे, तो कोई भी कंसिडरेशन राज्य और समाज के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब ये टॉपिक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सेप्शंस। देखो बच्चा पहले सुनो, आपने सुना होगा कि जब भी किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो वहां पर कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वाइड हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन लॉ कहता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट सही होता है, इसलिए उसको एक्सेप्शन कहा गया है, अपवाद कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में आ गया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन
नो कॉन्ट्रैक्ट। आप एक्सप्लेन करिए। तो आपको यह एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। अगर उसने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन एंड व्हाट इज द लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, एक्सप्लेन विद एक्सेप्शन, तो आपको ये एक्सेप्शन बताना पड़ेगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कहां बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा, लीगल होगा, वैलिड होगा। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट सही माना जाएगा। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या प्रयास है? पहला है लव एंड अफेक्शन के केस में। किसके केस में? लव एंड अफेक्शन के केस में। लव एंड अफेक्शन के केस में देखते हैं। बेटा जैसे मान लो आप हैं, आप मतलब ए है और उसकी वाइफ है बी। ए अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता, वो कहता ठीक है प्रिय मतलब वाइफ, मैं आपको 1 लाख रुपया उधार दूंगा, मतलब 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा, या मैं आपको स्कूटी लाके दे दूंगा, या मैं आपको साड़ी दे दूंगा, या मैं आपको मकान दे दूंगा। तो यहां पर अगर इसने ये बात लिख करके रजिस्टर्ड करा दी स्टैम्प पेपर वगैरह पे, तो कल को बी जो उसकी वाइफ है बिना कुछ दिए, बी तो कुछ नहीं देगी, इसने कहा है प्यार में आके क्या है, प्रेम चक्कर बहुत बुरा होता है, तो इसने बी को अगर ये बात कह दी, लिख करके रजिस्टर्ड कर दी, तो यहां बी की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तब भी ये एग्रीमेंट वैलिड होगा और बी जो है अपने हस्बैंड पे केस कर सकती है। तो प्रेम में, प्यार में, मतलब लव में, अफेक्शन में अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई बात लिख के रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो वहां पर आपको एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। जैसे बेटे को पापा ने कहा अगर आप रिजल्ट लेके आते हो हम आपको स्कूटर दिलवाएंगे या बाइक दिलवाएंगे, आप बीकॉम का अच्छा रिजल्ट लेके आओ, और ये बात पापा ने लिखकर रजिस्टर्ड कर दी, तो बेटा कल को रिजल्ट लाने के बाद अपने बाप पर केस कर सकता है। तो यहां पर बेटे की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ, कोई पैसा वैसा बेटे ने नहीं दिया, बट बाप को देनी पड़ेगी बाइक। तो वही कह रहा है बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है बेटा, लव एंड अफेक्शन का भी एक्सेप्शन आपने समझ लिया। पॉइंट नंबर 2 आता। अच्छा, एक केस लिखा हुआ वेंकटा स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी। तो वेंकटा स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी आपको बताऊंगा मैं, अलग से इसका डिटेल बता दूंगा, थोड़ा बड़ा केस लॉ है तो यहां बताऊंगा, टाइम लगेगा, पीपीटी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें 2-3 केस है, चिंताराम वर्सेस दुर्गी है, वेंकटा स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी है, ये अलग से मैं बना दूंगा, आपको हेडिंग डाल के समझ में आ जाएगा, एक्सेप्शन नाम से हेडिंग डाल दूंगा। तो आप सुनो बेटा, लव एंड अफेक्शन में अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो बिना कंसिडरेशन के भी वहां पर एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे कुछ केसेस में एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा बिना कंसिडरेशन के भी। दूसरा आता कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, मतलब अगर आप स्वेच्छा से किसी को कोई सेवा दे रहे हो तो यहां पर कोई कॉम्पनसेशन देने की बात अगर हो गई तो वो भी जो है बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा क्लीन कर दे, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और बी है। मिस्टर ए की मोबाइल कहीं गिर जाती है, मिस्टर ए की मोबाइल कहीं गिर जाती है और बी को मिल जाती है। कौन पा जाता है बेटा? बी मोबाइल को पा जाता है और अपनी मर्जी से ला करके ए को दे देता है, और ए खुश होकर के बी से कहता हम तुम्हें 1000 रुपया देंगे, ये लिख रहे हैं, और लिख करके रजिस्टर्ड कर दिया। लिखना रजिस्टर्ड करना बेटा प्रूफ रहता है ना, लिख करके इसने ये बात लिख करके दे दी कि हम खुश हुए और हम आपको 1000 रुपया देंगे क्योंकि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो इसने जो है वॉलंटरली अपने मर्जी से सेवा दी थी ए को, जानबूझकर, मतलब इसकी मोबाइल गिर गई, अपनी मर्जी से ला करके सेवा भाव में मोबाइल दे दिया, और उसको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। कॉम्पनसेशन मतलब 1000 रुपया ए को यहां देना पड़ सकता है। अगर ए नहीं देगा तो बी उसके ऊपर केस कर सकता है। सर यहां तो कंसिडरेशन हुआ ना, कहां हुआ? मोबाइल भी बी ए का और पैसा भी ए देने की बात करा, तो कंसिडरेशन किसी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। इसने सेवा दे दी तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मतलब इसकी तरफ से कुछ मिलना चाहिए, इसकी तरफ से कुछ मिलना चाहिए, तब कंसिडरेशन होगा। तो यहां पर ए ने खुशी खुशी बी को कहा 1000 रुपया मैं आपको दूंगा क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी का काम किया, मेरा मोबाइल मुझको ला करके दे दिया। तो यहां पर कल को अगर ये बात ए ने लिख करके रजिस्टर्ड कर दी तो बी उसके आधार पर ए के ऊपर केस कर सकता, पैसा ना मिलने पर, तब भी यहां कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ और ये एग्रीमेंट वैलिड मान लिया जाएगा। तो जब आप कोई सर्विस किसी को देते हैं अपनी मर्जी से और वो बात अगला लिख करके रजिस्टर्ड करे तो आप कंपनसेशन लेने के अधिकारी हैं बिना किसी कंसिडरेशन के भी, ठीक है। प्रोमिसेस टू पे अ टाइम बार डेट, अगर मान लीजिए आप कोई कर्जा है, कोई डेप्ट है और वो उसका समय निश्चित है, उसमें कोई प्रॉमिस करते हैं तो वहां बिना कंसिडरेशन के भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए
ए है, बी से कहता है हमें 5,000 रुपया उधार दे दो 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब ठीक है, ए मान लेता है, टाइम लग गया, टाइम बाद 3 साल का टाइम लग गया। यहां उधार मांगता है ए बी से। किससे मांगता? बी से। अब जो है ए बी से मांगता और कहता है कि हमें आप उधार दे दो। बी कहता ठीक है। 3 साल तक बी पैसा मांगने नहीं आया, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया, अब बी जिम्मेदार नहीं है पैसा मांगने का, क्योंकि टाइम बीत चुका है। 3 साल का टाइम बी केस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन बाद, टाइम बीतने के बाद ए आता है, कहता है ठीक है आप 3,000 रुपया हमसे आप ले लीजिए। तो अब 3,000 रुपया दे चाहे 2,000 रुपया दे, समय बीत चुका है, 3 साल का टाइम था। उसके बाद अब वो केस भी नहीं करता था कि उसने उस बीच में बोला नहीं बी ए को। तो यहां पर चाहे जो भी पैसा वो ए बी को दे, तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम ए को नहीं हो सकती है। तो वही कह रहा है कि अगर प्रॉमिस किया गया है एक टाइम के अंदर पैसा देने का और वो समय बीत गया, उसके बाद अगला व्यक्ति अगर उस पर केस भी नहीं करता उसके अंदर, उस समय के अंदर कि हमारा पैसा आप हमको दे दो, तो यहां पर फिर क्या होगा? ए जो है चाहे जो भी करे, ए चाहे जितना भी पैसा दे, तो बी को मंजूर करना पड़ेगा। मतलब यहां पर कुछ भी कंसिडरेशन ए बी को दे दे, यहां बी नहीं कह सकता कि आप हमारा पैसा हमको दीजिए, हम आप पे केस करेंगे। तो यहां पर कंसिडरेशन हुआ ही क्या? बी का पैसा ए ने वापस किया, वो भी 3,000। ए ने तो कुछ दिया ही नहीं, ब्याज फैस दिया ही नहीं, तो एक तरफ से कंसिडरेशन हुआ नहीं, एक तरफ का थोड़ा बहुत पैसा पहुंचा, तो बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना गया। समझ में आई बात? अगला आता है कंप्लीट गिफ्ट। अगर आप किसी को गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर देते हैं, तो क्या आप उससे कहते हैं कि हमको भी पैसा दो, या इतना हम गिफ्ट दे रहे हैं हमको इतना पैसा दे दो? ऐसा तो होता नहीं। गिफ्ट वगैरह के केस में जैसे मान लो आपने अपने भाई से कहा इस बर्थडे पे मैं तुमको एक कार खरीद के दूंगा, और ये बात आपने लिख के रजिस्टर्ड कर दी, तो गिफ्ट वगैरह अगर आपने गिफ्ट वगैरह का भी एग्रीमेंट कर लिया अपने भाई से, तो ऐसे केस में क्या होगा? भाई आप पर केस कर सकता है कि क्योंकि आपने बात लिख कर रजिस्टर्ड कर दी, और भाई कहेगा कि हमको गिफ्ट चाहिए। चाहे तो कर सकता है, वैसे आजकल के भाई इतने बुरे भी नहीं है, कलयुग के भाई, बट होते नहीं, भाई बहुत अच्छे होते हैं, भाई का साथ बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट वगैरह का भी एग्रीमेंट बेटा बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माना जाएगा। आप अगले को नहीं कहते हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हमको भी आप गिफ्ट दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। एजेंसी, अगर आप किसी के साथ एजेंसी का निर्माण कर रहे हो, तो यहां पर एक तरफ से अगर कोई कंसिडरेशन नहीं, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने अपने भाई को एजेंट बना के भेज दिया, अपना एजेंट बना के लखनऊ भेज दिया कि जाओ वाली प्रॉपर्टी बेचो, तो यहां पर मैंने अपने भाई को एजेंट बना दिया। भले मैं उसको कोई पैसा दूं या ना दूं, तो है मेरा भाई ना, मेरे घर का है ना, तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि मैंने उसको अपना एजेंट बना दिया। अब ये नहीं कह सकता मेरा भाई मुझे कुछ पैसा दीजिए, नहीं। अब यहां कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ हमारे दोनों के बीच में, लेकिन एग्रीमेंट हो गया ना, मैंने भाई को अथॉरिटी दे दी ना, उसने कहा ठीक है भैया मैं जा रहा हूं, तो वहां पर मेरे बिहाफ पर मकान बेच सकता मेरा एजेंट होकर के, लेकिन वो मुझसे अगर कुछ पाता भी नहीं, तब भी एग्रीमेंट हमारे उसके बीच में वैलिड है। वो ये नहीं कह सकता कि भैया जो है, मतलब वो ये नहीं कह सकता, या मैं नहीं कह सकता कि उसके ऊपर कोई केस करके कि नहीं ये मेरे एजेंट है, मुझको कुछ चाहिए या मेरे ऊपर। तो यहां पर बेटा एग्रीमेंट वैलिड है बिना किसी कंसिडरेशन के भी, क्योंकि मैंने अपने भाई को अपना एजेंट बना लिया, तो यहां मैं उसे कुछ भी ना दूं तब भी वो जायज माना जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगला आता है चैरिटी। आप किसी को दान देते हैं या चैरिटी डोनेशन देने का प्रॉमिस करते हैं, और ये बात लिख करके आप रजिस्टर्ड कर देते हैं, अगला आप पे केस करके आपसे दान ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बच जाएंगे, आप ये कह देंगे कि आपसे तो हमें कुछ मिला ही नहीं, आपको फालतू चैरिटी क्यों दे। दान वगैरह देते तो आप किसी से कुछ लेते हैं क्या? नहीं, फिर भी एग्रीमेंट वैलिड होता है ना। तो वही है, चैरिटी वगैरह केस में बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अगला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है आप किसी के पास अपना गुड्स रख रहे हो कुछ समय के लिए, और उसके बाद आपके पास चला आएगा, तो ऐसे एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो किसी के साथ, तो वहां पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, तो भी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए ए है, बी का दोस्त है। किसका दोस्त है? बी का। ए के पास एक कार होती है और ये ए दिल्ली जा रहा होता, ए दिल्ली जा रहा होता, और अपने दोस्त को कहता है कि भाई ये मेरी कार रख ले 20 दिन के लिए। बी कहता ठीक है, दोनों में एग्रीमेंट हो गया। अब जो है कुछ दिन बीत जाता, एक कार लेने आता है, तो बी ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ पैसा दो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर कोई पैसा नहीं भी होगा, तब भी एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि बी तैयार हो गया था
मतलब दोनों में एग्रीमेंट हो गया था। बी को उसकी कार का वैसे केयर करना होगा जैसे कि ए करता था और अब उसे कार लौटाना पड़ेगा। तो बेलमेंट वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट में भी बेटा कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला बताया कि लव एंड अफेक्शन का केस हो, दूसरा आपने किसी को सर्विस दी हो अपनी मर्जी से, तीसरा आपने किसी का टाइम मतलब डिट लिया हो और टाइम बीतने के बाद अब आप उसे कर्जा नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं तो कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, तब भी वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि आप अगला उस बीच में केस ही कर रहे नहीं किया तो गलती उसकी है। अगला आता है कंप्लीट गिफ्ट, आपने कोई कंप्लीट गिफ्ट किसी को दिया और आप ये नहीं कह सकते हमें भी गिफ्ट चाहिए। अगला आता है एजेंसी, एजेंसी केस में बेटा आप किसी को एजेंट बना के भेज रहे हैं तो वहां पर आप उससे एग्रीमेंट करके भेजें, यहां कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने अपने बेटे से कहा बेटा अब इस कोचिंग को तुम मेरे ना रहने पे यहाँ पर एडमिशन वगैरह लो, मैं आऊंगा तो देखूंगा, मैं मान लो बाहर जा रहा था तो मेरा बेटा है उससे मेरा एग्रीमेंट हो गया है या मेरा दोस्त है वो उसको मैंने एजेंट बना लिया है, यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन हमारे उसके बीच में नहीं होगा, तब भी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगला आता है चैरिटी या बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक्सेप्शन बेटा आप जरूर पढ़ लें। अच्छा, कई बार एक टॉपिक आता है वो मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है। और कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछते रहे। एक टॉपिक आता है स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्ट्रेंजर आ सकता है। मतलब जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वैसे तो सी का कोई मतलब नहीं इनके कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने का, तो वही कह रहा है कोई भी अजनबी क्या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता नहीं, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वही उसके पार्ट माने जाते हैं, लॉ ऐसा कहता है। बट कभी कभी जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि चिन्नैया के बिहाफ पर उसकी मां जो है मतलब कंसिडरेशन देके जा चुकी थी, तो कुछ केसेस में स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है, बट जनरली स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मतलब थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकता है, जिसके बीच में हुआ वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आई बात, वही कंसिडरेशन एक दूसरे को देगा लेगा। क्लियर, थर्ड पर्सन कम आएगा, लेकिन एक आध केस ऐसे हुए हैं जहां पर कंसिडरेशन थर्ड पर्सन के द्वारा भी दिया गया है, तो आप इसे समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट, आज आपका टॉपिक खत्म हुआ और यही आपकी क्लास खत्म होती है। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है।